हमारे पास जो है वो तमाम वैल्यूज वगैरह चीजें आ रही होती हैं। अब इन मेथड को हम किस तरह से यूज करते हैं, उसके लिए हमारे पास जो शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शंस बाय यूजिंग इंक्रीमेंटल मेथड, या हमारे पास जो डिफरेंट तीनों मेथड्स हम यूज करते हैं शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शंस को कैलकुलेट करने के लिए, तो हमारे पास डिफरेंट फ्लो चार्ट्स अवेलेबल हैं। हम डिजाइन किस तरह से करते हैं, तो तमाम तीनों मेथड्स आपको एक कंप्लीट फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन करता हूँ, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हमारे पास एक कंप्लीट डिज़ाइन एग्जांपल है जिसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो सारी चीज़ें, सारे मेथड्स जो हैं वो मज़ीद आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे। So a flow chart for instantaneous deflection calculation and construction of moment curvature diagram in step by step increments is under। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि first of all we are choosing any type of section। Start read properties of a section। section हमें मिला, कोई भी डबल टी है, एक गर्डर था, या कोई भी आपके पास एक सिंगल टी सेक्शन है, तो आप चूज करते हैं कि एरिया ऑफ द सेक्शन क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, सेंट्रॉइड से टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस, सेंट्रॉइड से बॉटम फाइबर तक का डिस्टेंस, सेक्शन मॉडुलस विद रिस्पेक्ट टू बॉटम फाइबर, सेक्शन मॉडुलस एट द टॉप फाइबर, मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी या इसेंट्रिक डिस्टेंस एट सेंट्रॉइड, इसेंट्रिक डिस्टेंस एट सपोर्ट, रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी है, वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशो कितना है। उसके बाद हम डिफरेंट लोड्स कंसीडर करते हैं कि इधर वी आर कंसीडरिंग डेड लोड, सुपर इम्पोज डेड लोड एंड लाइव लोड। तो ये तमाम प्रॉपर्टीज फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंसीडर करनी है गिवन। उसके बाद हम मटेरियल की प्रॉपर्टीज कंसीडर करते हैं, कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी है, इनिशियल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितनी थी जब हमने प्री स्ट्रेसिंग प्रोवाइड की, कंक्रीट की स्ट्रेंथ मजीद जो है वो हमारे पास इनिशियल्स कितनी है, टेंसाइल स्ट्रेसेस कितनी है, टेंसाइल स्ट्रेसेस एट द टाइम ऑफ प्री स्ट्रेसिंग कितनी थी, उसके बाद इनिशियल कंक्रीट मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है, नॉर्मल मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी कितनी है, अल्टीमेट स्ट्रेसेस कितनी है, यील्ड स्ट्रेसेस कितनी है, उसके बाद हमारे पास जो है वो मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी फॉर प्री स्ट्रेसिंग स्टील कितनी है, इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग कितना था, इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग कितना था। तो ये सारी प्रॉपर्टीज जो है वो बेसिक प्रॉपर्टीज हैं जिनको हमें सेक्शन के साथ अवेलेबल होती हैं, या हम इनिशियली जो सेक्शन डिसाइड कर रहे हैं, कोई भी मेंबर है उसको डिजाइन करने से पहले हमने कोई सेक्शन चूज किया, तो ये तमाम प्रॉपर्टीज, लोडिंग्स वगैरह, क्राइटेरियाज वगैरह हमारे सामने आ जाते हैं व्हाइल एनालाइजिंग द मेंबर। उसके बाद हम इन मेथड्स को चूज करते हैं कि वी आर गोइंग टू कंसीडर द शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शंस, कि डिफ्लेक्शंस हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, उसके लिए हमने कौन से प्रोसीजर्स को फॉलो अप करना है। तो ये प्रॉपर्टीज होने के बाद हम चलते हैं कैलकुलेट द फाइबर स्ट्रेसेस एट मिड स्पान, एट सपोर्ट सेक्शन, एट ट्रांसफर, जो कि आप ऑलरेडी कराए हैं पिछली क्लासेस के अंदर। हमने डिफरेंट मेथड्स यूज किए, हमने जो है वो डिफरेंट तरीके से डिफरेंट बीम्स के लिए, डिफरेंट मेंबर्स के लिए हमने स्ट्रेसेस कैलकुलेट किए एट द टॉप फाइबर स्ट्रेसेस, बॉटम फाइबर के ऊपर, टॉप फाइबर के ऊपर, एक्सट्रीम फाइबर्स के ऊपर स्ट्रेसेस किस तरह से आ रही थी। तो यहाँ पे हमने एट मिड स्पैन एंड सपोर्ट सेक्शन दोनों के ऊपर जो है वो स्ट्रेस फाइबर्स कैलकुलेट करनी है। स्ट्रेसेस हमारे पास कितनी आ रही हैं, स्ट्रेसेस एट द टॉप फाइबर इज इक्वल्स टू माइनस इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग फोर्स डिवाइड बाय एरिया ऑफ द सेक्शन, 1 minus eccentricity with respect to the centroid for the top fiber। उसके बाद हमारे पास सेंट्रॉइड से टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस डिवाइड बाय r स्क्वायर इज द रेडियस ऑफ गायरेशन माइनस डेड मूवमेंट डिवाइड बाय सेक्शन मॉडुलस विद रिस्पेक्ट टू टॉप फाइबर। यहाँ पे टॉप फाइबर की बात हो रही थी। इसी तरह से हमने बॉटम फाइबर के ऊपर स्ट्रेसेस कंप्यूट की, यहाँ पे आपके पास डेड मूवमेंट डिवाइड बाय बॉटम फाइबर, और यहाँ पे आपका जो CB है बेसिकली इज द बॉटम फाइबर तक का जो डिस्टेंस है सेंट्रॉइड से लेके, वो हम कंसिडर करते हैं। उसके बाद हमने इनिशियल कर्वेचर कैलकुलेट किया। Initial curvature is equals to stresses at the bottom fiber minus stresses at the top fiber divided by h into EC। h is the overall section, जो कि sectional depth है आपकी, और EC is the modes of elasticity of concrete। उसके बाद हम क्या करते हैं, सेक्शन सेकंड के अंदर हम टॉप फाइबर के ऊपर स्ट्रेसेस कंप्यूट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू द, यहाँ पे कंडीशन क्या थी, एक मिड स्पैन था, तो ये हमारे पास मिड स्पैन की कंडीशंस हैं। यहाँ पे एट सपोर्ट है, तो यहाँ पे सपोर्ट की कंडीशन है कि माइनस इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग डिवाइड बाय एरिया ऑफ द सेक्शन, 1 माइनस इसेंट्रिसिटी, यहाँ हम यूज कर रहे थे सेंट्रॉइड सेक्शन की, यहाँ हमने यूज करनी है सपोर्ट सेक्शन की। सेंट्रॉइड के ऊपर हम EC से रिप्रेजेंट कराते हैं, और एंड्स के ऊपर हम, या सपोर्ट्स के ऊपर हम EE से रिप्रेजेंट कराते हैं। सेंट्रॉइड विद रिस्पेक्ट टू टॉप फाइबर, रेडियस ऑफ गायरेशन। उसके बाद यहाँ पे मूवमेंट हमने कंसीडर क्यों नहीं की, क्योंकि मूवमेंट हमारी जो है वो मैक्सिमम मेजॉरिटी मूवमेंट्स की जो है वो सेंट्रॉइड सेक्शन के अंदर होती है, एड्स के ऊपर हमारी मूवमेंट्स जो है वो 0 के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमारे पास टॉप फाइबर की स्ट्रेसेस आ गई प्री स्ट्रेसिंग की वजह से, यहाँ पे बॉटम फाइबर की स्ट्रेसेस आ गई। एक्जैक्टली इसी तरह से हमने इनिशियल कर्वेचर फाइंड आउट किया एट द सपोर्ट्स। इनिशियल कर्वेचर हमारे बॉटम फाइबर स्ट्रेसेस माइनस टॉप फाइबर स्ट्रेसेस डिवाइड बाय h into EC। तो ये तमाम स्टेप्स हमारे सॉल्व हो गए। उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं कि केम्बर ड्यू टू प्री स्ट्रेसिंग, कि केम्बर प्री स्ट्रेसिंग की वजह से हमारे पास हार्प टेंडन के अंदर केम्बर हम किस तरह से कंसीडर करते हैं कि इनिशियल डिफ्लेक्शन या टोटल डिफ्लेक्शन इज इक्वल्स टू इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग इनटू सेंट्रिक डिस्टेंस
इंटू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 EI प्लस इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग EI यानी कि सेंट्रिसिटी EE जो कि हमारी रिप्रेजेंट करा रही है सपोर्ट्स के ऊपर माइनस EC सेंट्रिसिटी एट द सेंट्रोइड सेक्शन एल स्क्वायर डिवाइड बाई EIC। तो ये हमारे पास जनरल डिफ्लेक्शन या केम्बर ड्यू टू प्रीस्ट्रेसिंग का फॉर्मूला था। उसके बाद हम सेल्फ वेट की वजह से जब डिफ्लेक्शन डाउनवर्ड, ये हमारे पास केम्बर डिफ्लेक्शन जो कि अपवर्ड होती है सेंट्रल रीजन के अंदर, और डिफ्लेक्शन जो मेंबर की हम डाउनवर्ड कंसीडर करते हैं यूडियल केस के अंदर, वो हमारे पास ऑलरेडी फार्मूला गिवन है हमें कि डिफ्लेक्शन ड्यू टू सेल्फ वेट या डेड वेट जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर है वो हमारे पास 5 इंटू डेड लोड L पावर 4 डिवाइड बाई 384 EI जो कि बेसिक मैकेनिक्स इक्वेशन है जो कि हम स्ट्रक्चर एनालिसिस 1-2 के अंदर बैचलर के अंदर पढ़ के आते हैं। जब हमारे पास ये चारों स्टेप्स यहाँ तक आप कर आए, उसके बाद आपके पास ये डिफ्लेक्शंस आ गई। अब आप कोई भी एक मेथड चूज करते हैं कि हम इंस्टेनियस डिफ्लेक्शन को वेरीफाई किस तरह से करें, कि हमारे पास 3 मेथड हैं, इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेथड, बाइलिनियर मेथड एंड थर्ड इज द इंक्रीमेंटल मोमेंट कर्वेचर मेथड। इन तीनों मेथड से आप कोई भी इसे हमारे जो एलिमेंट था यहाँ तक डिजाइन करने के बाद इसको आप उस एक मेथड के जरिए से जो है वो आप उसको एनालाइज करते हैं, उसके बाद आपका जो रिजल्ट्स हैं वो जस्टिफाई हो जाते हैं तो आप उसको खत्म कर देते हैं वहीं पे। सो इन फर्स्ट केस वी हैव इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेथड। अगर हम इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेथड यूज करते हैं तो हमारे पास जो इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है या फ्लो चार्ट है उसके अंदर यहाँ तक सॉल्व करने के बाद आपने कोई एक मेथड चूज किया, लेट्स सपोज वी आर गोइंग फ्रॉम द इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेथड, तो हम क्या करते हैं इफेक्टिव मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करते हैं। क्रैकिंग मोमेंट डिवाइड बाय लो लेवल मोमेंट, हमारे पास आई क्रैक सेक्शन था पावर 3 प्लस 1 माइनस क्रैकिंग मूवमेंट ओवर लो लेवल मूवमेंट इनटू ग्रॉस या क्रैकिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे ग्रॉस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया शुड बी लेस देन इक्वल्स टू ग्रॉस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। MC ओवर MA आपके पास अलग है 1 माइनस FTL टोटल स्ट्रेस ड्यू टू ऑल लोड्स, फ्लेक्सुरल स्ट्रेस, उसके बाद हमारे पास FL इज द सर्विस लोड कंक्रीट स्ट्रेसेस। तो आई क्रैकिंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आप इस फॉर्मूले से भी कंसीडर कर सकते हैं। टोटल आपके पास जो है ये आपके इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है। इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आने के बाद आप डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करते हो ड्यू टू सुपर इम्पोज डेड लोड प्लस लाइव लोड। सुपर इम्पोज डेड लोड आपके पास नॉर्मल डेड लोड की इक्वेशन गिवन थी, अगर मैं यहाँ पे सुपर इम्पोज डेड लोड कंसीडर करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सुपर इम्पोज डेड लोड कंसीडर हो जाएगा, बाकी इक्वेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है। और अगर आप लाइव लोड अलग अलग भी कंसीडर कर सकते हो, अलग अलग कंसीडर करके उसके बाद आप ऐड भी कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने डेल लोड के बजाय सुपर इम्पोज डेल लोड एंड लाइव लोड लिखा, बाकी इक्वेशन हमारी ऑलमोस्ट सेम है। तो उसके बाद टोटल नेट जो डिफ्लेक्शन है विल बी इक्वल्स टू इनिशियल डिफ्लेक्शन जो कि आपकी अपवर्ड केम्बर डिफ्लेक्शन आई प्लस डेल लोड डिफ्लेक्शन प्लस जो है वो सुपर इम्पोज डेल लोड डिफ्लेक्शन। ये दोनों डिफ्लेक्शन जो है वो लोडिंग्स की वजह से हैं जो कि डाउनवर्ड डिफ्लेक्शन है, और अपवर्ड डिफ्लेक्शन जो है वो बेसिकली आपकी जनरेट हो रही है ड्यू टू केम्बर या प्रीस्ट्रेसिंग की वजह से। तो इन पूरी इक्वेशन को आप जो है वो कंपाइल करके एंड में इस तरह से टोटल एक स्ट्रेसेस या टोटल जो है वो डिफ्लेक्शन की इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। सो उसके बाद नोट इफ द बॉटम स्ट्रेस एट द वर्किंग लोड इज लेस देन 7.5 लैम्डा रूट FC डैश के अगर आपकी फ्लेक्सुरल स्ट्रेंथ से कम है बॉटम फाइबर स्ट्रेसेस तो हम इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के बजाय ग्रॉस मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यूज करके सेक्शन को चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए मजीद आपके पास जो है वो टोटल मूवमेंट कंसीडर होती है, टोटल मूवमेंट डिवाइड बाय SB आपकी स्ट्रेसेस जो है वो रिवाइज हो जाएंगी। उसके बाद आप दोबारा ये वाला सर्किल जो है वो कंप्लीट करोगे। ये रिवाइज होने के बाद स्ट्रेसेस आप डायरेक्टली यहाँ पे आ जाओगे जो कि हमारे पास डिफ्लेक्शन की इक्वेशंस वगैरह आ गई। तो ये था इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मेथड। अब हम आते हैं सेकंड मेथड के ऊपर कि ये सॉल्यूशन सारी हम कर आए। अगर मैं चूज करता हूँ बाइलिनियर मेथड तो बाइलिनियर मेथड के लिए मैंने क्या करना होगा। बाइलिनियर मेथड के लिए अगेन हम चेक करते हैं बॉटम स्ट्रेस एट द मिड स्पैन फॉर वर्किंग लोड। बॉटम स्ट्रेस आप टोटल मूवमेंट कंसीडर करके बॉटम स्ट्रेसेस फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद अगर बॉटम स्ट्रेसेस की वैल्यूज लेस देन इक्वल्स टू 7.5 इंटू FC डैश हैं या आपकी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है तो आप यहाँ से इस स्टेप के ऊपर आ जाओगे डायरेक्टली डिफ्लेक्शंस के ऊपर। अगर ये चेक फेल होता है तो उस केस के अंदर आप यहाँ पे आ जाओगे, नेट स्ट्रेसेस कैलकुलेट करोगे। उसके बाद रिवाइज जो एडिशनल लोड्स हैं वो हमने कैलकुलेट करने हैं, लोड का डिफरेंस कैलकुलेट करना है, फिर हमारी सुपर इम्पोज डेल लोड डिफ्लेक्शन कंसीडर होगी। अगर आपका उसके बाद यहाँ पे आप टोटल लोड जो है वो डिफ्लेक्शन लाइव लोड की कंसीडर करोगे, उसके बाद आपकी नेट स्ट्रेसेस की वैल्यूज आ जाएंगी। लेट्स सपोज हम कंसीडर करते हैं कि ये हमारा चेक जो है वो ओके आ रहा है, ये सेटिस्फैक्टरी आ रहा है,
तो उस केस के अंदर हम यहाँ पे आ जाएंगे डायरेक्टली, हम डेल लोड और सुपर इम्पोज लाइव लोड की हम जो वैल्यूज हैं उनको कंसिडर करेंगे। सुपर इम्पोज लाइव लोड एंड डेल लोड की लाइव लोड और सुपर इम्पोज डेल लोड की जो वैल्यूज हैं डिफ्लेक्शन की, फार्मूला हमारा वही है 5WL⁴/384 तो यहाँ से हमारे पास डिफ्लेक्शन आ गई डेल लोड और सुपर इम्पोज लाइव लोड और लाइव लोड की। हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग की ऑलरेडी इक्वेशन गिवन है यहाँ पे हमने इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग की ऑलरेडी फाइंड आउट कर दी थी, डेल लोड की ऑलरेडी फाइंड आउट कर दी थी। सुपर इम्पोज और बाकी जो चीज़ें रहती थी वो हमने यहाँ कंप्यूट की, टोटल डिफ्लेक्शन को ऐड किया तो हमारा मेथड जो है वो खत्म हो गया। उसके बाद हम आते हैं कि अगर हम यहाँ से इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं और हम थर्ड मेथड यूज करते हैं इंक्रीमेंटल मूवमेंट कर्वेचर मेथड, तो कर्वेचर मेथड के अंदर हम यहाँ से चल जाते हैं इंक्रीमेंटल मूवमेंट कर्वेचर के अंदर हम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं कि प्री स्ट्रेसिंग लॉसेस कितने हैं, कि इनिशियल प्री स्ट्रेसिंग और इफेक्टिव प्री स्ट्रेसिंग के दरमियान डिफरेंस कितना है। उन लॉसेस को हम कंसीडर करने के बाद हम लॉसेस की वजह से जो स्ट्रेसेस के अंदर कितनी वेरिएशन आई, स्ट्रेसेस एट मिड स्पैन, स्ट्रेसेस एट बॉटम स्पैन, for top fiber stresses and bottom fiber stresses due to this pre-stress loss हमारे पास कितनी आई वो हम फॉर्मूलाज यूज करेंगे। यहाँ पे आपके पास pre-stressing के बजाय pre-stressing loss आ गया ओवर एरिया ऑफ द सेक्शन 1 - EC into CT over R²। टोटल जो आगे डेड लोड लाइव लोड जो कंडीशंस थी उनको फिलहाल हम कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पे। अगर हम सपोर्ट के ऊपर बात करेंगे तो सपोर्ट की कंडीशंस आ जाएंगी, लेकिन यहाँ पे आपके पास इसेंट्रिसिटी जो है, यहाँ पे आपकी मिड स्पैन की इसेंट्रिसिटी कंसीडर होगी और यहाँ पे आपकी सपोर्ट की इसेंट्रिसिटी कम होगी। ये फॉर्मूला यहाँ पे आपको इट लुक्स लाइक EC बट इट इज EE यानी कि आपकी सपोर्ट की बात हो रही है, इसेंट्रिक डिस्टेंस विल बी EE। तो इस मेथड से आप जो है वो वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद हम मूवमेंट कर्वेचर मेथड के अंदर हम मजीद स्ट्रेन्स फाइंड आउट करेंगे कि जो हमारे पास स्ट्रेसेस की वैल्यूज आई, स्ट्रेसेस की वैल्यूज यूज करके हम मिड स्पैन के ऊपर और सपोर्ट के ऊपर हम स्ट्रेन्स फाइंड आउट करेंगे। स्ट्रेन्स फाइंड आउट करने के बाद हम कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे एट मिड स्पैन एंड कर्वेचर फाइंड आउट करेंगे एट सपोर्ट के ऊपर। जब हमारे पास कर्वेचर दोनों आ गए उसके बाद हम कर्वेचर को यूज करके L²/8 कर्वेचर एट द एंड, कर्वेचर एट द सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन L²/24 ये फार्मूला हम यूज करेंगे कैम्बर आफ्टर लॉस के लिए, और ड्रैप टेंडन के लिए हमारा फार्मूला जो है वो ओवरऑल ये वाला यूज हो जाएगा और आपका पूरी डिजाइन की जो वैल्यूज हैं वो एस्टिमेट हो जाएंगी। तो ये हमारे थे सारे जो इंक्रीमेंटल मेथड्स या हमारे सारे जो है वो इंक्रीमेंटल शॉर्ट टर्म इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन कैलकुलेशन मेथड्स। इन मेथड्स को हमने यूज करना है और हम एक कंप्लीट डिजाइन एग्जांपल बाय यूजिंग दीज मेथड्स हम इसको सॉल्व करते हैं। हम कोई भी दो मेथड जो है वो आपके इजी के लिए, क्योंकि बहुत ही लेंथी मेथड्स हैं, ताकि जो है वो हम दो मेथड जो है वो यहाँ पे डिस्कस करते हैं। थर्ड मेथड मैंने आपको फ्लो चार्ट एक्सप्लेन कर दिया, अगर आप दो मेथड इजीली समझ जाते हो तो थर्ड मेथड भी उसी तरह से कनेक्टेड है, उसको आप इजीली यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम जो है वो डिजाइन एग्जांपल के ऊपर आएंगे, डिजाइन एग्जांपल डिस्कस करेंगे। सो नाउ वी हैव अ डिजाइन एग्जांपल, शॉर्ट टर्म डिफ्लेक्शन एट सर्विस लोड, नॉन कंपोजिट अनक्रैक्ड डबल टी डिफ्लेक्शन। डबल टी सेक्शन है, हम उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो शॉर्ट टर्म इंस्टेंटेनियस डिफ्लेक्शन कंसीडर करते हैं। एवेल्युएट द टोटल शॉर्ट टर्म इमीडिएट इलास्टिक डिफ्लेक्शन ऑफ 12 DT 34 beam. 12 DT basically DT is representing double T beam. 34 inches is the depth of the section and 12 is the fit which is the cross section या overall आपकी जो top flange की जो width है that is 12 feet और double T section है 34 inches depth है। हमने टोटल एवेल्युएट करनी है, टोटल शॉर्ट टर्म इमीडिएट डिफ्लेक्शन कंसीडर करनी है। दो मेथड्स यूज करने हैं, नंबर 1 इज द एप्लीकेबल फॉर द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया और इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मेथड एंड सेकंड इज द इंक्रीमेंटल मूवमेंट कर्वेचर मेथड। इंक्रीमेंटल मूवमेंट कर्वेचर मेथड जो कि सक्सेसफुली यूज होता है, मोर एक्यूरेटली रिजल्ट प्रेडिक्ट करता है, और दूसरा मेथड हमने इफेक्टिव मूवमेंट ऑफ इनर्शिया मेथड जो कि दोनों वाइडली बहुत ज़्यादा यूज होते हैं इंडस्ट्री के अंदर, वो हमने दोनों मेथड्स चूज किए हैं। Beam carries a superimposed service live load of 1100 pound per foot and superimposed dead load of 100 pound per foot. It is bonded pre-tension, bonded reinforcement है, pre-tension beam है, with area of pre-stressing for 16.5 inch diameter 7 wires, जिसकी ultimate tensile stress 270 KSI है। Stress relieved strands हैं जिनका area of pre-stressing steel 2.448 inch square given है। अगर नहीं होता तो हम 16 वायर्स हाफ इंच डायमीटर हम कंसीडर करके एरिया कैलकुलेट करते तो हमारे पास यही वैल्यू आ रही होती।
Disregard the contribution of non-prestressed steel in calculating the moment of inertia. In this example, कि non-prestressing steel, let's suppose अगर यूज भी हो रही है तो हम moment of inertia की कैलकुलेशन के अंदर उस स्टील का जो वैल्यूज हैं उसको हम कंसीडर नहीं कर रहे, उसको हम निगलेक्ट कर रहे हैं. सो हियर वी हैव अ सेक्शन जिसको आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर जो है वो डेल लोड, लाइव लोड हमारे पास ऑलरेडी गिवन है 1100 पाउंड पर फीट और सुपर इम्पोज डेल लोड 100 पाउंड पर फीट है. जो हमारे पास सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन है ओवरऑल वो आपको यहाँ नजर आ रहा है. सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन है 38 इंचेस जो है वो हमारे पास ओवरऑल डेप्थ ऑफ द सेक्शन है, जिसके अंदर हमारे फ्लेज 4 इंचेस की जो ओवरऑल टॉप फ्लेंज या टॉपिंग ऑफ द आप रोड कह लो या टॉपिंग ऑफ द मेंबर जो प्रोवाइड करते हैं थिकनेस 4 इंचेस की, इस वजह से हमारे पास जो 38 इंचेस का जो ओवरऑल सेक्शन है. उसके बाद हमारे पास जो सेंट्रिसिटी है हार्प टेंडन जो प्रोवाइड किया उसकी सेंट्रल सेंट्रिसिटी हमारे पास 22.02 इंचेस है और जो हमारे पास सेंट्रिसिटी एट सपोर्ट्स है वो 12.77 इंचेस है. Assume that strands are jagged at 70% of ultimate stress. हमने 70% pre-stressing प्रोवाइड किया, रिजल्टिंग इन द इनिशियल pre-stress हमारे पास वैल्यू आ गई 462,672 पाउंड और इफेक्टिव pre-stress हमारे पास है 379,391 पाउंड. Occurs at the first load application 30 days after the erection and does not include all the time dependent losses. हमने कोई भी लॉसेज इसके अंदर कंसीडर नहीं किया और 30 दिन के बाद हमने जो लोडिंग थी वो हमने अप्लाई कर दी. तो ये हमारे पास कंडीशंस थी. अब इस सेक्शन को हमने जब यहाँ पे टोटल 60 फीट का ओवरऑल गर्डर था, उसके अंदर आपको बाकी सारी चीज़ें मैं एक्सप्लेन कराया हूँ. ये आपका एक पूरा डबल टी का जो 12 डबल टी या 12DT34 का मकसद था कि 12 फीट आपके पास ओवरऑल फ्लेंज विड्थ है और 34 इंचेस जो है वो ओवरऑल आपके पास डेप्थ ऑफ द सेक्शन है, जिसके अंदर 4 इंचेस की स्लैब इसके साथ कनेक्ट है और 4 इंचेस की स्लैब हमने इस मेंबर के अंदर बाकी मजीद कंसिडर की है जो कि हमारे पास ओवरऑल डेप्थ 38 इंचेस डेवलप हुई थी. तो उसके बाद हमने जब डिस्ट्रीब्यूशन है ये स्टैंडर्ड डिस्ट्रीब्यूशन है डबल टी की. सेंट्रॉइड डिस्टेंस जो है वो बिटवीन वेब्स ये हमारे पास 6 फीट का होता है, 3 फीट की एक फ्लेंज हो गई, 3 फीट की दूसरी फ्लेंज हो गई. ओवरऑल जो सेक्शन का जो ओवरऑल वेब है टॉप थिकनेस हमारे पास 7 3/4 इंचेस की होती है और बॉटम थिकनेस जो है वो हमारे पास 4 3/4 इंचेस की होती है. तो ये हमारे पास जो कैम्बर है यहाँ पे ये कैम्फर जो है वो बेसिकली हमारे पास 3 इंचेस का जो है वो एक स्लाइड है या यहाँ पे यूं कंसिडर कर लो कि शार्प एज हमने प्रोवाइड नहीं किया है. उसके बाद हमारे पास फर्स्ट केस के अंदर डिजाइन या जो फ्लो चार्ट था उसके अंदर क्या था कि वी हैव टू कंसीडर द ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज. तो जो डबल टी हमने सेलेक्ट किया है सेक्शन 12DT34 का उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं सेक्शनल प्रॉपर्टीज वो सारी हमें यहाँ पे गिवन है. Area of the section 978 inch square. Moment of inertia 86,072. Section modulus at bottom 3340. Section modulus at top 10,458. Dead weight of this beam basically is 1019. जो हमारे पास सुपर इम्पोज डेड लोड था वो हमें ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है 100 पाउंड पर फीट. लाइव लोड हमारे पास 1100 है जो 1100 था. Eccentricity at center 22.02. Eccentricity at center 22.02. Eccentricity at corner at support 12.77. सेंट्रॉइड से डिस्टेंस बॉटम फाइबर तक, सेंट्रॉइड से डिस्टेंस बॉटम फाइबर तक यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सेंट्रॉइड से बॉटम फाइबर तक का डिस्टेंस 25.77. सेंट्रॉइड से टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस 8.23, यहाँ पे 8.23 आ गया. एरिया ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग 16 वायर्स थे, हाफ इंच का डाया जो है वो एरिया हमारे पास 0.15 होता है, 16 टाइम्स हमारे पास 2.448 इंच स्क्वायर आ गया. इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग 462,672 जो कि हमारे पास इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग है और इफेक्टिव प्रीस्ट्रेसिंग 379 जो कि हमें यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर ऑलरेडी गिवन है इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग एंड इफेक्टिव प्रीस्ट्रेसिंग. तो ये दोनों वैल्यूज हमारे पास आ गई. ये सारी आपके पास ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टीज थी जो कि आपको ऑलरेडी जो सेक्शन आपने चूज किया उस सेक्शन के हिसाब से आपको रिक्वायर्ड चीजें आ गई एक्सेप्ट दीज वैल्यूज. ये वैल्यूज आपकी जो है वो डिपेंड करता है आप कितनी प्रीस्ट्रेसिंग प्रोवाइड कर रहे हो और ये लोडिंग आपका डेड लोड फिक्स है लेकिन ये जो लाइव लोड और सुपर इम्पोज डेड लोड है ये दोनों भी वेरी कर सकते हैं. उसके बाद हमारे पास थी मटेरियल प्रॉपर्टीज. मटेरियल प्रॉपर्टीज कंक्रीट की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ 5000 जो कि ओरिजिनली हमने प्रोवाइड करनी है लेकिन इनिशियल कंक्रीट की कंपैरेटिव स्ट्रेंथ कितनी थी 3750 psi जिस वक्त आपने इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग अप्लाई की. उसके बाद अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस ऑफ द प्रीस्ट्रेसिंग टेंडेंट 270,000 psi. इनिशियल प्रीस्ट्रेसिंग 189,000 psi. इफेक्टिव प्रीस्ट्रेसिंग 154,000 psi. इफेक्टिव जो यील्ड स्ट्रेस है प्रीस्ट्रेसिंग की वो 230,000 psi. मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ प्रीस्ट्रेसिंग स्टील 28.5 × 10⁻6 psi और 196 गीगापास्कल.
उसके बाद हमारे पास वॉल्यूम टू सरफेस एरिया रेशो, बेसिकली वॉल्यूम ओवरऑल मेंबर का कितना है और सरफेस एरिया एक्सपोज्ड कितना है, उनका आपस में रेशो जो है वो 2.39 इंच है। RH बेसिकली इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिस एरिया